हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 5 करेंगे रिगार्डिंग द मैथमेटिक्स मॉड्यूल। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द फंक्शंस। ये इस टॉपिक के रिगार्डिंग हमारा पार्ट 1 रहेगा। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स अभी तक आपने नहीं देखे हैं, यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट। वहां पे आपको सारे लेक्चर्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में मिल जाएंगे। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट ए एंड बी बी नॉन एम्पिटी सेट्स। हमें दो सेट्स दिए गए हैं ए एंड बी, और दोनों नॉन एम्पिटी हैं। मतलब ए के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं और बी के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं। अ डैश फ्रॉम ए टू बी is an assignment of exactly one element of B to each element of A। अब अगर हम सेट A के एलिमेंट्स को असाइनमेंट करवाएंगे विद द एलिमेंट्स ऑफ द सेट B, उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए हम चीजों को प्रॉपरली सीखेंगे। हमें डेफिनेशन को रटना नहीं है। लेटर से मैं दो सेट्स ले रहा हूं, नॉन एम्पिटी सेट्स। एक सेट है A जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1, 2। एग्जाम्पल से चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट आ रहा है लेटर से A, B। ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पे इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा। A क्रॉस B अगर मैं यहां पे निकालूंगा वो किसके बराबर आ जाएगा? सेट थ्योरी में हमने सीखा है 1, A, 1, B, 2, A एंड 2, B। यह हमने इसका क्या निकाला? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब एक और रिलेशन में यहां पे डिफाइन कर रहा हूं R। उसके अंदर मैं कुछ पेयर्स ले रहा हूं रैंडमली 1, A, 1, B एंड 2, B। ये मैंने रिलेशन के अंदर कुछ पेयर्स लिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो यहां पे R हमने डिफाइन किया, क्या ये एक वैलिड रिलेशन है? क्योंकि रिलेशन का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। मैंने आपको बताया है कि हम बोल सकते हैं R एक वैलिड रिलेशन है अगर R क्या बनेगा? सबसेट बनेगा A क्रॉस B का। अगर R सबसेट बनेगा A क्रॉस B का, तब हम बोल सकते हैं R एक वैलिड रिलेशन है। क्या ऐसा यहां पे हो पा रहा है? R के अंदर पहला पेयर आ रहा है 1, A, वो A क्रॉस B में भी है। 1, B वो भी A क्रॉस B में है। 2, B वो भी A क्रॉस B के अंदर आ रहा है। तो R सबसेट बन रहा है A क्रॉस B का, तो मैं बोल सकता हूं R इज अ वैलिड रिलेशन। अब यही जो यहां पे पेयर्स हमने लिए ना, अब मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये वैलिड फंक्शन है? क्या ये वैलिड फंक्शन है? फंक्शन क्या होता है? सिंपली हम रिलेशन पे ही कुछ और कंडीशंस अप्लाई करेंगे, रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करेंगे, वो एक फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अब आपको आइडेंटिफाई करना है क्या ये एक वैलिड फंक्शन भी है। फंक्शन को चेक करने के लिए, उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता होनी चाहिए। डेफिनेशन को रटने के बगैर आप बोल सकते हो कि क्या कोई फंक्शन वैलिड है कि नहीं है। हम क्या करेंगे? मैपिंग करवाएंगे, क्योंकि हमें पता है असाइनमेंट करवाना है हमें A और B का। A सेट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है? दो एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 एंड 2। B सेट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है? दो एलिमेंट्स अगेन A एंड B। ठीक है, अब आप देखोगे यहां पे इस रिलेशन के अंदर क्या क्या पेयर आ रहा है? 1, A, यानी कि 1 को हमें पेयर करवाना है A के साथ। 1, B, 1 को हमें पेयर करवाना है B के साथ। 2, B, 2 को भी हमें पेयर करवाना है किसके साथ? B के साथ। अब आपको देखना है क्या ये एक वैलिड फंक्शन है कि नहीं है। इस डेफिनेशन को अगर हम तोड़ेंगे तो सिंपली हमें पता चल रही है कि हमें दो कंडीशंस को चेक करना होता है। अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तब हम बोल सकते हैं कि ये एक वैलिड फंक्शन है। वो दो कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन जो आप ध्यान में रखोगे हमेशा हमेशा के लिए, जो भी पहले सेट के एलिमेंट्स होंगे, हर एक एलिमेंट रिलेशन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, और यू कैन से फंक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। डिनोशन इसकी इस तरीके से आती है, यानी कि पहला एलिमेंट आप देखोगे 1 जो है ना, क्या ये फंक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है, इनफैक्ट 2 बार कर रहा है। तो पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है।
दूसरा एलिमेंट भी सेट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, फंक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स फिलहाल के लिए फंक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन आपको क्या चेक करना है, जितने भी पहले सेट के एलिमेंट्स होंगे हर एक एलिमेंट खाली एक बार पार्टिसिपेट करना चाहिए, यानी कि हर एक एलिमेंट की एग्जैक्टली एक इमेज होनी चाहिए। अब ये इमेज क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। हर एक एलिमेंट क्या करना चाहिए, खाली एक बार पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप देख रहे होंगे 2 एक बार पार्टिसिपेट कर रहा है, हाउएवर 1 2 बार पार्टिसिपेट कर रहा है, तो दूसरी कंडीशन को ये क्या कर रहा है, वायलेट। सो आई कैन से दैट नो इट इज नॉट अ वैलिड फंक्शन, नॉट अ वैलिड फंक्शन। होपफुली थोड़ी बहुत चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि हम कैसे वैलिडिटी ऑफ अ फंक्शन को चेक कर सकते हैं। मैं पहले आपको सारा कॉन्सेप्ट यहीं पे देने की कोशिश करूंगा, उसके बाद जो आगे वाले क्वेश्चंस होंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू आंसर बाय देमसेल्व्स। ठीक है, थोड़ा बहुत और अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज को। हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सेट में ले रहा हूं ए और दूसरा सेट में ले रहा हूं बी। ठीक है, इसके अंदर लेटर से 3 एलिमेंट्स में ले रहा हूं 1 2 एंड 3। इसके अंदर एलिमेंट्स में ले रहा हूं एक्स वाई, खाली 2 एलिमेंट्स, लेटर से लाइक दिस। अब लेटर से 1 मैप हो रहा है किसके साथ, एक्स वाई के साथ, और 2 मैप हो रहा है एक्स के साथ, इस तरीके से। अब मैं आपसे अगर पूछूंगा क्या ये एक वैलिड फंक्शन है, वैलिडिटी ऑफ अ फंक्शन को चेक करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन मैंने आपको क्या बता दिया, जो भी पहले सेट के एलिमेंट्स होंगे हर एक एलिमेंट फंक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे यहां पे 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कहीं पे भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। सो आई कैन से दैट नो इट इज नॉट अ वैलिड फंक्शन। लेटर से अब अगर 3 पार्टिसिपेट कर रहा है किसके साथ, वाई के साथ, 3 पार्टिसिपेट कर रहा है वाई के साथ। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा 3 पार्टिसिपेट कर रहा है वाई के साथ, अब अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या अभी ये वैलिड फंक्शन बन रही है, कैसे आप चेक कर सकते हो। पहली कंडीशन क्या है, पहले सेट के सारे एलिमेंट्स फंक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने चाहिए। हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। आप देख सकते हो 1 भी पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 भी पार्टिसिपेट कर रहा है, 3 भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन हमें बता रहा है जितने भी पहले सेट के एलिमेंट्स होंगे वो एग्जैक्टली एक बार पार्टिसिपेट करने चाहिए। क्या सारे एलिमेंट्स खाली एक बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। सो आई कैन से दैट यस इट इज अ वैलिड फंक्शन। ठीक है, सिंपल टर्म्स में आपको क्या याद रखना है, जब आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे हर एक एलिमेंट से एग्जैक्टली एक एरो बाहर जाना चाहिए, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। एग्जैक्टली अगर एक एरो बाहर जा रहा है हर एक एलिमेंट से, ठीक है, तो आप बोल सकते हो फंक्शन क्या है, वैलिड। ठीक है, होपफुली अब आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अदर थिंग्स। यहां पे आप देख सकते हो फंक्शन एफ जो है, फंक्शन एफ जो है, अगर मैं इसको 1 पे अप्लाई कर रहा हूं, यानी कि एफ ऑफ 1 वो किसके बराबर आ रहा है, फंक्शन एफ जब मैं 1 पे अप्लाई कर रहा हूं वो मुझे किसके साथ मैप करवा रहा है, y के साथ। तो मैं लिख सकता हूं इस तरीके से एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू y। ठीक है, और y जो है ना इसको मैं यहां पे बोल सकता हूं y इज एन इमेज ऑफ 1। y क्या बन रही है, इमेज किसकी, 1 की। एंड सिमिलर पैटर्न पे 1 इज प्री इमेज ऑफ y। y क्या बन रही है, प्री इमेज ऑफ y। ठीक है, 1 बन रहा है प्री इमेज ऑफ y। एज इट इज आप ये पॉइंट्स याद रखोगे। ठीक है, जिसके साथ मैप हो रहा है, जिसके साथ मैप हो रहा है उसको हम बोलते हैं इमेज, और जो इसके साथ मैप हो रहा होगा उसको हम बोलते हैं प्री इमेज। सेम 2 पे भी एप्लीकेबल है एंड 3 पे भी एप्लीकेबल है। वन मोर पॉइंट जो कि मुझे आपको यहां पे अंडरस्टैंड कराना है इज दैट वापस से मैं एक सेट ले रहा हूं A और दूसरा सेट में ले रहा हूं यहां पे B। इसके अंदर मैं एलिमेंट्स ले रहा हूं 1 2 3। इसके अंदर मैं एलिमेंट्स ले रहा हूं P Q R एंड S, इस तरीके से। फाइन, अब आप देखोगे मैं मैपिंग करवाऊंगा, 1 P के साथ मैपड है, 2 Q के साथ मैपड है एंड 3 भी P के साथ मैपड है। पहला पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा, क्या ये एक वैलिड फंक्शन है। ठीक है, क्या ये एक वैलिड फंक्शन है, बिल्कुल वैलिड फंक्शन है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको लास्ट पे क्या बताया, हर एक एलिमेंट से एग्जैक्टली एक एरो बाहर जाना चाहिए, तो ये क्या आ रही है, एक वैलिड फंक्शन। ठीक है,
अब जितने भी पहले सेट के एलिमेंट्स होंगे, लेट अस से ये ए सेट है और ये बी सेट है, जितने भी पहले सेट के एलिमेंट्स होंगे, पहले सेट में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 1 2 एंड 3, इन सारे के सारे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। जितने भी बी सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे, बी सेट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, पी क्यू आर एंड एस, इनको हम बोलेंगे कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो आप याद रखोगे, बी सेट के वो एलिमेंट्स जो कि फंक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन सा एलिमेंट ऐसा है बी का, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू क्या कर रहा है, फंक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। और इन अदर टर्म्स वो बी सेट के एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, पी एंड क्यू आर द सच एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, उनको हम बोलते हैं रेंज। तो पी कॉमा क्यू को हम यहां पे क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेंज। ये तीनों पॉइंट्स आप एज इट इज याद रखोगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, एक और लास्ट पॉइंट जो आप यहां पे याद रखोगे इज दैट, आप देख सकते होंगे पी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, पी के अंदर एलिमेंट आ रहा है, सॉरी रेंज के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, पी एंड क्यू। ठीक है, और कोडोमेन के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, पी क्यू आर एंड एस, पी क्यू आर एंड एस, यही आ रहा है। ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं पी क्यू सबसेट बनेगा पी क्यू आर एस टी आर एस का, बिल्कुल बनेगा। हेंस वी केम टू द कंक्लूजन दैट रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, ये पॉइंट भी आप अच्छे से नोट डाउन करके रखोगे और याद भी रखोगे। फाइन, होपफुली अब आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। स्टिल कोई डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। पहले वीडियो को 2-3 बार देखने की कोशिश करो, स्टिल अगर डाउट रहता है तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। आपको डेफिनेशन रटनी नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि हम कैसे वैलिडिटी ऑफ अ फंक्शन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। फंक्शंस आर समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड, आपको बताना है फंक्शंस को हम और किस किस नाम से जानते हैं। फंक्शंस को कभी कभी मैपिंग्स भी बोला जाता है, कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशंस भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज बोथ ए एंड बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, दो सेट्स दिए गए हैं ए एंड बी। ठीक है, और एक फंक्शन को हमने डिफाइन कर लिया है फ्रॉम ए टू बी, वो फंक्शन कौन सी है, एफ। वी से दैट ए इज द डैश ऑफ एफ। आपको बताना है ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे, ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। अभी मैंने आपको बताया उनको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फिर से एक फंक्शन को डिफाइन किया गया है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, उसके बाद वी से दैट बी इज द डैश ऑफ एफ। बी के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन, उनको हम बोलते हैं कोडोमेन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। रेंज इज, आपको बताना है रेंज क्या होता है। ऑलरेडी मैंने आपको एक बार ही बताया रेंज क्या होता है, सबसेट किसका, कोडोमेन का। रेंज होता है सबसेट कोडोमेन का। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, सबसेट ऑफ कोडोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, एक फंक्शन दी गई है, एफ फंक्शन है कोई, दो सेट्स के बीच में, जहां पे हमें बताया गया है 1 इज मैप्ड विथ 3। पहला एलिमेंट 1 जो है वो किसके साथ मैप हो रहा है, 3 के साथ। 3 इज मैप्ड विथ 5, 3 जो है वो किसके साथ मैप्ड है, 5 के साथ। और 2 इज मैप्ड विथ 6, 2 किसके साथ मैप्ड है, 6 के साथ, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। आपको बताना है इसका डोमेन क्या रहेगा। ऑब्वियस सी बात है पहले सेट के एलिमेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, डोमेन। और यहां पे डोमेन क्या बनेगा, 1, 3, 2। ठीक है, अगर हम इसी ऑर्डर में लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम एन m एलिमेंट सेट टू n एलिमेंट सेट इज डैश। अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, लेट अस से ए सेट है हमारे पास कोई यहां पे, ठीक है, और ये दूसरा सेट है हमारे पास बी। ये ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया, इनके बीच में कुछ फंक्शन f है, लेट अस से। अब हमें क्या बताया गया है, पहले सेट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं m, यानी कि कार्डिनैलिटी ऑफ a किसके बराबर दी गई है m, और कार्डिनैलिटी ऑफ b जो है वो किसके बराबर दी गई है n। अब आपको बताना है ऐसी सिचुएशन में हम कितनी फंक्शंस बना सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस यहां पे कितनी आ सकती है। एग्जांपल से चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। लेट अस से मैं यहां पे a के अंदर कुछ एलिमेंट्स ले रहा हूं 1 2 एंड 3, और यहां पे b के अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स ले रहा हूं लेट अस से x एंड y। फाइन। अब आप देख सकते हो यहां पे कार्डिनैलिटी ऑफ a कितनी आ रही है, a के अंदर हमने 3 एलिमेंट्स को डिफाइन किया तो 3। कार्डिनैलिटी ऑफ b यहां पे क्या आ जाएगा, दो एलिमेंट्स आ रहे हैं 2, ठीक है, तो सिंपली m का वैल्यू आ रहा है 3 और n का वैल्यू कितना आ रहा है 2, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम यहां पे क्लियर करेंगे दैट इज, अब आप देखोगे 1 के पास कितने चॉइसेस है पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर हम चॉइसेस ऑफ 1 की बात करेंगे, 1 के पास कितने चॉइसेस है पार्टिसिपेट करने के लिए। 1 चाहे तो x के साथ भी पार्टिसिपेट कर सकता है, 1 चाहे तो y के साथ भी पार्टिसिपेट कर सकता है, तो 1 के पास 2 चॉइसेस हैं। सेम पैटर्न पे 2 के पास भी कितने चॉइसेस हैं, 2 चाहे तो x के साथ भी पार्टिसिपेट कर सकता है, 2 चाहे तो y के साथ भी पार्टिसिपेट कर सकता है, करेगा तो एक ही एलिमेंट के साथ, लेकिन हम चॉइसेस की बात कर रहे हैं। 2 के पास भी कितने चॉइसेस रहेंगे, 2 चॉइसेस, और 3 एलिमेंट के पास भी कितने चॉइसेस रहेंगे, 2 चॉइसेस। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी आ जाएंगी, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 का क्यूब, विच इज इक्वल टू 2 का क्यूब, ठीक है। अब आप देखोगे 2 यहां पे किसका वैल्यू आ रहा है, 2 यहां पे n का वैल्यू आ रहा है, तो 2 के बदले मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं n, और 3 यहां पे किसका वैल्यू आ रहा है m का, रेज्ड पावर में क्या लिख सकता हूं m। सो n रेज्ड पावर m विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डाउट आ रहा है 2 बार देखो, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। लेट g बी द फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b। दो सेट्स दिए गए हैं a एंड b, ये हमारे पास कोई सा भी सेट है a, ओके, और ये हमारे पास कोई सा भी सेट है b, और इनके बीच में एक फंक्शन डिफाइन की गई है दैट इज g। इनके बीच में एक फंक्शन आ रही है g फंक्शन। इसी पैटर्न पे एंड लेट f बी द फंक्शन फ्रॉम b टू c। एक और फंक्शन आ रही है फ्रॉम सेट b टू सेट c। b तो पता ही है, यहां पे हम लिखेंगे c। b और c के बीच में कौन सी फंक्शन आ रही है, f वाली फंक्शन, ओके। द डैश ऑफ द फंक्शन f एंड g, अगर हम दोनों फंक्शंस को अब कंबाइन करेंगे उसको हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। पहले आप ये पॉइंट याद रखोगे, जब हम दो या दो से ज्यादा फंक्शंस को कंबाइन करेंगे उसको हम बोलते हैं फंक्शन कंपोजिशन। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं FOG से, ठीक है। और अगर हमें किसी भी एलिमेंट का फॉग निकालना होगा, कंपोजिशन निकालना होगा, लेट अस से अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट A है, अगर हमें इसका FOG निकालना होगा तो FOG ऑफ A हम लिखते हैं, और वो किसके बराबर होता है, F ऑफ G ऑफ A के बराबर होता है। फिलहाल के लिए आप इसको एज इट इज याद रखोगे, इट इज नोन एज फंक्शन कंपोजिशन, ठीक है। आगे इसके रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चंस अब करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। लेट g बी द फंक्शन फ्रॉम सेट ABC टू इटसेल्फ। हमारे पास एक सेट आ रहा है जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं ABC, कोई सा भी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं A B एंड C, और g फंक्शन एक है जो कि क्या कर रहा है, सेट को मैप करवा रहा है टू इटसेल्फ। g फंक्शन किस किस के बीच में आ रहा है, ABC और ABC के बीच में ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सच दैट, इस तरीके से g ऑफ a का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, यानी कि g फंक्शन जब हम a एलिमेंट पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो b के बराबर आ रहा है। g ऑफ b इज इक्वल टू c एंड g ऑफ c इज इक्वल टू a। तो सारा का सारा डेटा जो दिया गया था क्वेश्चन में उसी को फॉलो करते करते मैंने ये डायग्राम बना दी यहां पे। उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा गया है, लेट f बी द फंक्शन फ्रॉम सेट ABC। अब इस ABC से एक और फंक्शन आ रही है टू सेट 1 2 3। एक और सेट यहां पे दिया गया है 1 2 3, और इनके बीच में क्या फंक्शन आ रही है f, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है।
सच दैट, इस तरीके से दैट एफ ऑफ ए जो है वो किसके बराबर आ रहा है, फंक्शन जब ए एलिमेंट पे हम अप्लाई कर रहे हैं वो 3 के बराबर आ रहा है, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 2 एंड एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1। तो जो भी क्वेश्चन में डेटा दिया गया था उसी को फॉलो करते करते फिर से मैंने ये डायग्राम बना दी। उसके बाद क्या पूछा गया है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। आपको बताना है एफ एंड जी के बीच में क्या कंपोजिशन है, आपको सिंपली निकालना है यहां पे एफ ओ जी। क्या निकालना है, एफ ओ जी निकालना है। और किस किस एलिमेंट पे आपको निकालना है, और एफ ओ जी को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, सिंपली मैं बोलूंगा एफ ओ जी फंक्शन है डायरेक्टली फ्रॉम ए टू सी। ये कौन सी फंक्शन हो गई, एफ ओ जी, कहां से कहां तक, डायरेक्टली फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, एफ ओ जी हमें सारे के सारे एलिमेंट्स का निकालना होगा। सबसे पहले मैं निकालूंगा एफ ओ जी ऑफ किसका, ए का। एफ ओ जी ऑफ ए ये किसके बराबर होता है, ऑलरेडी मैंने बताया, एफ ऑफ जी ऑफ ए के बराबर होता है, एफ ऑफ जी ऑफ ए के बराबर होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बता दिया था। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड विच विल बी इक्वल टू, एफ को हम एज इट इज रखेंगे और इंटरनली हम देखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ ए का वैल्यू किसके बराबर दिया गया है, जी ऑफ ए का वैल्यू किसके बराबर दिया गया है, बी के बराबर। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं जी ऑफ ए के बदले मैं क्या लिख सकता हूं, बी, विच विल बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब किसके बराबर दिया गया है, एफ ऑफ बी किसके बराबर दिया गया है, 2 के। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहां पे क्या आया, 2। ठीक है, सेम पैटर्न पे मैं निकाल सकता हूं एफ ओ जी ऑफ बी बी। ठीक है, तो वो भी किसके बराबर होगा, एफ ऑफ जी ऑफ बी, एफ ऑफ जी ऑफ बी विच विल बी इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ बी। जी ऑफ बी क्वेश्चन में किसके बराबर दिया गया है, जी ऑफ बी किसके बराबर दिया गया है, सी के। और एफ ऑफ सी खुद किसके बराबर आ रहा है, एफ ऑफ सी खुद किसके बराबर आ रहा है, 1 के। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1। सेम पैटर्न पे अब हम क्या निकाल सकते हैं, एफ ओ जी ऑफ सी भी निकाल सकते हैं। वो किसके बराबर होगा, एफ ऑफ जी ऑफ सी के बराबर, विच विल बी इक्वल टू जी ऑफ सी, एफ ऑफ जी ऑफ सी। जी ऑफ सी के बदले में क्या लिख सकता हूं यहां पे, जी ऑफ सी किसके बराबर आ रहा है, ए के। ठीक है, और एफ ऑफ ए किसके बराबर आ रहा है, 3 के। तो अल्टीमेटली यहां पे रिजल्ट क्या आया, 3। तो टोटल रिजल्ट क्या मिला एफ ओ जी निकालने के बाद, 2, 1 एंड 3। सो 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये कंपोजिशन का क्वेश्चन था। ठीक है, बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, थोड़ा बहुत फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट एफ एंड जी बी द फंक्शंस फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। दो फंक्शंस दिए गए हैं एफ एंड जी फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स सच दैट एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया गया है इक्वल टू 2x प्लस 3, और इसी पैटर्न पे g ऑफ x का वैल्यू दिया गया है इक्वल टू 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। नाउ व्हाट वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट, what is the composition of f and g and what is the composition of g and f। आपको क्या निकालना है, आपको यहां पे g o f निकालना है। ठीक है, एक तो आपको यहां पे, एक सेकंड, एक तो आपको यहां पे निकालना है एफ ओ जी ऑफ एक्स। ठीक है, और साथ ही साथ आपको निकालना है यहां पे जी ओ एफ ऑफ एक्स। ठीक, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दोनों बताया गया है, एफ एंड जी का कंपोजिशन भी हमें निकालना है, जी एंड एफ का भी हमें कंपोजिशन निकालना है। तो कैसे करेंगे, हमें पता है एफ ओ जी ऑफ एक्स अगर मैं लिखूंगा यहां पे, ये किसके बराबर होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का वैल्यू खुद किसके बराबर आ रहा है, ये जो इंटरनली जी ऑफ एक्स आ रहा है इसके बारे में क्या लिख सकता हूं, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 में लिख सकता हूं। लेटर से मैं इनको नंबरिंग दूंगा, कुछ भी रैंडम सी नंबरिंग। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, और लेटर से ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूंगा, सबस्टिट्यूट थर्ड इन फर्स्ट। मैं क्या करूंगा, थर्ड इक्वेशन का वैल्यू में सबस्टिट्यूट करूंगा फर्स्ट में, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ, फर्स्ट क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स। एक्स के बदले में क्या वैल्यू दे रहा हूं यहां पे, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, विच विल बी इक्वल टू 2 इंटू एक्स। एक्स के बदले में यहां से भी क्या लूंगा, 3x प्लस 2, और प्लस में क्या आ रहा है, प्लस 3 आ रहा है, तो वो प्लस 3 में यहां पे ले रहा हूं। सॉल्व करेंगे तो एफ ऑफ
3x प्लस 2 जो है, या आप इसको हटा भी सकते हो डायरेक्टली, अब आप वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वलेंट टू 2 3 जार हो गया 6 और साथ में आ रहा है x प्लस 2 2 जार हो गया 4 प्लस बाहर क्या आ रहा था 3। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या मिला यहाँ पे 6x प्लस 7। ठीक है, तो जब हमने एफ ओ जी ऑफ एक्स का वैल्यू निकाला वो किसके बराबर निकला 6x प्लस 7। ऑप्शन नंबर ए में खाली हमें 6x प्लस 7 देखने को मिल रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए ही। जी ओ एफ भी आप निकाल सकते हो आराम से, मैं वो भी आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूंगा अगर आपको कोई डाउट होगा। हम जी ओ एफ कैसे निकाल सकते हैं, जी ओ एफ ऑफ एक्स वो होगा बराबर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे देखूंगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में किसके बराबर दिया गया है 2x प्लस 3। मैंने सिंपली क्या किया, इस एफ ऑफ एक्स के बदले लिखा 2x प्लस 3। ठीक है, नाउ अगर मैं इसको देखूंगा, इसको मैं कहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, जी ऑफ एक्स में। जी ऑफ एक्स हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है इज इक्वल टू किसके बराबर 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 इसके बराबर दिया गया है। नाउ आई विल बी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, आई बी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। क्या होगा यहाँ पे, मुझे जी ऑफ 2x प्लस 3 निकालना है, जी ऑफ 2x प्लस 3 निकालना है, वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, x के बदले वैल्यू दिया 2x प्लस 3 विच विल बी इक्वल टू 3 इंटू, यहाँ पे भी मैं x के बदले क्या वैल्यू दूंगा 2x प्लस 3 ही, 2x प्लस 3 और प्लस बाहर क्या आ रहा है 2। सॉल्व करेंगे फिर से, 2 3 जार कितना हो गया 6 और साथ में x प्लस 3 3 जार कितना हो गया 9 प्लस बाहर क्या आ रहा है 2, तो विच विल बी इक्वल टू 6x प्लस 11। सो ऑप्शन नंबर ए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फंक्शंस में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को हम कैसे निकाल सकते हैं। इन सारे सब टॉपिक्स के बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है, होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।